This is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is related to Unified District Information System for Education Plus Report 2023-24. The second issue is related to uh, India's role in balance of power. We will also discuss international power system. The third issue is related to GM cropping, and the fourth issue is related to suicide rate in India. So let's discuss all the issues in detail. Recently, Ministry of Education released its UDISE Plus Report 2023-24. UDISE Plus means Unified District Information System for Education Plus. So let's discuss about this report in detail. This article is very important for GS paper 2, for prelims, for mains. What is issue? Recently, Ministry of Education Unified District Information System for Education Plus UDISE Plus released its report. रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने UDISE प्लस से रिलेटेड रिपोर्ट अपने यहाँ पर रिलीज किया है. रिपोर्ट शोइंग टोटल एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट हैज ड्रॉप्ड बाय ओवर 1 करोड़ इन 2023 to 2024 एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर. UDISE प्लस की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023-24 सेशन में अबाउट 1 करोड़ स्टूडेंट्स का ड्रॉपिंग यहाँ पर एनरोलमेंट में देखा गया है. हाइलाइट्स ऑफ UDISE प्लस रिपोर्ट 2023-24. इस रिपोर्ट से रिलेटेड की पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. डिक्रीज इन नंबर इन एनरोलमेंट. इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023-24 में एनरोलमेंट नंबर काफ़ी डिक्रीज हुआ है स्टूडेंट का स्कूल्स के अंदर. जेंडर वाइज ड्रॉप इन एनरोलमेंट, इससे रिलेटेड पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. स्टेट वाइज ड्रॉप किस तरह से हुआ है, इससे रिलेटेड पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर गैप से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. डिक्रीज इन नंबर इन एनरोलमेंट. अ टोटल ऑफ 24.8 करोड़ स्टूडेंट एनरोल्ड इन द एकेडमिक ईयर 2023-24 एज कम्पेयर टू 25.18 करोड़ इन 2022-23. 2022-23 में टोटल एनरोलमेंट 25.18 करोड़ हुआ था, जबकि इसके नेक्स्ट एकेडमिक ईयर 2023-24 में 24.8 करोड़ स्टूडेंट का एनरोलमेंट हुआ है. इट मीन्स ये जो नंबर है एनरोलमेंट का स्टूडेंट का, ये अबाउट 1 करोड़ यहाँ पर डिक्रीज हुआ है. द ड्रॉप इन 2023-24 हैज बीन सीन मोस्टली इन प्राइमरी क्लास 1 to 5, अपर प्राइमरी क्लास 6 to 8, सेकेंडरी क्लास 9 and 8 लेवल्स. स्टूडेंट के एनरोलमेंट में जो ड्रॉपिंग आउट देखा गया है ये प्राइमरी लेवल पर, अपर प्राइमरी लेवल पर एंड सेकेंडरी लेवल पर देखा गया है. इन कंट्रोल द प्री प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी 11 and 12 levels have seen an increase in enrollment in session 2023-2024. लास्ट एकेडमिक ईयर में एनरोलमेंट में नंबर अगर इंक्रीज हुआ है तो प्री प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी, इट मीन्स 11th-12th के अंदर यहाँ पर एनरोलमेंट थोड़ा इंक्रीज हुआ है. जेंडर वाइज ड्रॉप इन एनरोलमेंट. एनरोलमेंट जो ये डिक्रीज हुआ है एकेडमिक ईयर 2023-24 में, इसको अगर जेंडर वाइज इससे रिलेटेड डाटा अगर इवेल्यूएट किया जाए तो हम देख सकते हैं 2023-24 में बॉयज का एनरोलमेंट में जो ड्रॉपिंग हुआ है वो 4.87% हुआ है, वेयर एज गर्ल्स एनरोलमेंट 4.48% का यहाँ पर डिक्रीज हुआ है. 2018-19 के कंपेयर के हिसाब से इसको यहाँ पर डाटा को पुट किया गया है. स्टेट वाइज ड्रॉप. स्टेट लाइक यूपी, बिहार एंड महाराष्ट्र सो अमंग द हाईएस्ट ड्रॉप इन एनरोलमेंट. इंडिया के कुछ स्टेट है जहाँ पर ड्रॉपिंग एनरोलमेंट में हाईएस्ट ड्रॉपिंग शो हुए हैं. यूपी, बिहार एंड महाराष्ट्र टॉप स्टेट है जहाँ पर एनरोलमेंट में हाईएस्ट ड्रॉपिंग शो किया गया है. इंफ्रास्ट्रक्चर गैप. ओनली 57.2% ऑफ स्कूल हैव फंक्शनल कंप्यूटर्स, 53.9% हैव इंटरनेट कनेक्शन and 52.3% are equipped with RAMs, which underscoring significant gaps in accessibility and tech readiness. इस डाटा के अकॉर्डिंग अबाउट 57.2% स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर फंक्शनल कंप्यूटर्स हैं, 53.9% स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट कनेक्शन है, एंड 52.3% स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर रैम्प
की फैसिलिटी डिसेबल्ड पर्सनस के लिए की गई है। ये जो डाटा है हम देख रहे हैं कि स्कूल के अंदर फुल्ली फैसिलिटीज उन्हें स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड नहीं की गई हैं, और इससे शो होता है कि स्कूल के अंदर जो accessibility से रिलेटेड सिग्निफिकेंट गैप है वो बहुत ज़्यादा है। टोटल स्कूल एनरोलमेंट, here year wise data is given। total school enrollment 2020 2018-19 में हम देख सकते हैं टोटल एनरोलमेंट स्कूल्स के अंदर 26.03 करोड़ रहा था। उसके बाद हम देख सकते हैं 2019, 20, 21, 22 एंड 2023 एनरोलमेंट ड्रॉपिंग हो रहा है कंटिन्यू। 2023-24 में 24.80 करोड़ ये डाटा हम देख सकते हैं। व्हाट इज यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, UDISE प्लस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। UDISE प्लस इज एन ऑनलाइन पोर्टल फैसिलिटी क्रिएटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन फॉर रिकॉर्ड ऑफ डाटा रिलेटेड टू स्कूल्स, टीचर्स, एनरोलमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इन कंट्री। UDISE प्लस एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा क्रिएट किया जाता है। इस पोर्टल के थ्रू स्कूल्स, टीचर्स, एनरोलमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है, और ये जो डाटा होता है ये ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से रिलेटेड डाटा होता है। UDISE Plus is one of the largest management information system initiated by the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, Government of India। UDISE Plus एक लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा इनिशिएट किया गया था। It covers data of more than 14.72 lakh of schools, 98.08 lakh of teachers, and 24.80 crore of children। UDISE प्लस जो कि लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इस सिस्टम के अंडर इंडिया के अबाउट 14.72 लाख स्कूल्स का डाटा, 98.08 लाख टीचर्स का डाटा एंड 24.80 करोड़ चिल्ड्रंस का डाटा कवर किया जाता है। चैलेंजेस फेस्ड बाय एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम के और कौन कौन से चैलेंजेस हैं। नंबर 1, इनइक्वालिटी इन एक्सेस, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स, inadequate funding, infrastructure deficiencies, focus on rote learning, overburdened curriculum, technological intervention। In inequality in access, there is a significant disparity in access to quality education between rural and urban areas and among different socio-economic group। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में स्पेशली रूरल एंड अर्बन एरियाज के बीच में क्वालिटी एजुकेशन के एक्सेस से रिलेटेड डिस्पैरिटी शो होता है, और डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स के अंदर ये जो डिस्पैरिटी है वो शो हो सकता है। Quality of education, while enrollment rates are high, the quality of education remains a concern due to lack of skilled teachers, outdated teaching methods and inadequate infrastructure। इंडिया के अंदर एनरोलमेंट रेट काफ़ी हाई है, हाई होने के बाद भी इंडिया के अंदर एजुकेशन क्वालिटी कंसर्न बना हुआ है। यहाँ पर एजुकेशन उतना क्वालिटीफुल नहीं है जितना होना चाहिए, स्किल्ड टीचर्स का लैक है एंड टीचिंग मेथड्स आउटडेटेड हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है, हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स, मैनी स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली एट द सेकेंडरी लेवल ड्रॉप आउट ड्यू टू सम फैक्टर्स सच एज फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, लैक ऑफ इंटरेस्ट और अर्ली मैरिज। सेकेंडरी लेवल पर मोस्टली स्टूडेंट का ड्रॉप आउट देखा जाता है। इस ड्रॉप आउट के लिए वेरियस रीजन्स हो सकते हैं सच एज फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, अर्ली मैरिज भी ड्रॉप आउट का रीजन हो सकता है। Number 4, inadequate funding, public spending on education in India is often insufficient, leading to limited resources for schools, teachers and educational reform। इंडिया में एजुकेशन सेक्टर में पब्लिक स्पेंडिंग इनसफिशिएंट रहा है वेरी लॉन्ग टाइम से, जिसकी वजह से स्कूल्स, टीचर्स एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए
रिसोर्सेस सफिशिएंट प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। Infrastructure deficiencies. Many schools, especially in rural areas, lack basic infrastructure facilities such as classroom, toilets, and electricity, limiting the learning environment. रूरल एरियाज में मैनी स्कूल्स के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रॉपरली तरीके से गिवन नहीं की गई है, सच एज क्लासरूम, टॉयलेट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनकी लैक की वजह से लर्निंग इन्वायरमेंट लिमिटिंग हो जाता है। फोकस ऑन रोड लर्निंग। द एजुकेशन सिस्टम ऑफन एम्फसाइज रोड मेमोराइजेशन ओवर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इंडिया के अंदर एजुकेशन सेक्टर में स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। नंबर 7, overburdened curriculum. The school's curriculum is often too rigid and overburdened with content, leaving little room for extracurriculum activities and practical skills. स्कूल्स के अंदर करिकुलम टू रिजिड एंड ओवरबर्डन होता है और कंटेंट उसका बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। नंबर 8, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन. While digital learning is gaining momentum, there is still limited access to technology in many rural and remote areas, widening the digital divide. डिजिटल लर्निंग 21st सेंचुरी में मोमेंटम गेन कर रहा है, बट मैनी रूरल एंड रिमोट एरियाज में अभी भी स्कूल्स के अंदर टेक्नोलॉजी का एक्सेस लिमिटेड है, जिसकी वजह से डिजिटल डिवाइड गैप काफ़ी वाइड हो रहा है। व्हाट आर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव एजुकेशन? इंडिया में एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं? नंबर 1, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। नंबर 2, मिड डे मील स्कीम। नंबर 3, प्रधानमंत्री जन धन योजना। नंबर 4, नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। नंबर 5, स्वच्छ विद्यालय अभियान। नंबर 6, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। नंबर 7, फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप। Right to Education Act 2009 guarantee free and compulsory education for children in the age group of 6 to 14, focusing on no discrimination and quality education. Right to Education Act 2019 कंट्री के अंदर 6 to 14 ईयर्स के ऑल चिल्ड्रंस के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन गारंटी इंश्योर करता है, और इस एजुकेशन में किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना करने के लिए यहाँ पर गारंटी दी गई है। मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड्स फ्री मील टू स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल टू इंप्रूव स्कूल अटेंडेंस, रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन। कंट्री के अंदर स्कूल्स में अटेंडेंस को इंक्रीज करने के लिए, ड्रॉप आउट रेट्स को रिड्यूस करने के लिए एंड न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने के लिए मिड डे मील स्कीम लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री जन धन योजना फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन इन एनेबलिंग स्टूडेंट फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज टू गेट स्कॉलरशिप। प्रधानमंत्री जन धन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन पर फोकस करता है। इस योजना के अकॉर्डिंग लो इनकम फैमिलीज के चिल्ड्रन के लिए स्कॉलरशिप इंश्योर की जाती है। नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन एम्स टू एनकरेज गर्ल्स ऑफ रूरल एरियाज टू कंटिन्यू एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। रूरल एरियाज में गर्ल्स को अपना एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इस स्कीम के अंडर प्रोवाइड कराया जाता है। स्पेशली रूरल एरियाज के गर्ल्स के लिए लॉन्च किया गया है। स्वच्छ विद्यालय अभियान इम्प्रूव सैनिटेशन फैसिलिटीज इन स्कूल्स, इंश्योरिंग टॉयलेट्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड बेटर हाइजीन टू सपोर्ट गर्ल्स एजुकेशन। स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंडर स्कूल्स में सैनिटेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने का टारगेट रखा हुआ है। टॉयलेट्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बेटर हाइजीन को इंश्योर इस अभियान के अकॉर्डिंग किया गया है, सो दैट गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट किया जा सके। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम प्रमोट द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एजुकेशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डिजिटल लर्निंग रिसोर्स। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग और स्कूल्स के अंदर डिजिटल लर्निंग रिसोर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, सो दैट इंडिया के अंदर डिजिटल डिवाइड गैप को ब्रिज किया जा सके। फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप द गवर्नमेंट ऑफर्स वेरियस स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट ऑफ SC, ST एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस सच एज द पोस्ट मैट्रिक एंड प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। और
गवर्नमेंट स्कूल्स में SC ST एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से वेरियस स्कॉलरशिप्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफर किए गए हैं, सच एज मैट्रिक एंड प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स. These are previous year questions related to this article. 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया रिक्वायर्स मेजर इम्प्रूवमेंट टू मेक इट internationally competitive. Do you think that the entry of foreign educational institutions would help improve the quality of technical and higher education in country? 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हायर एजुकेशन की क्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है. 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एट 2009 रिमेन inadequate in promoting incentive based system for children's education without generating awareness but about the importance of schooling. राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एट 2009 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था. इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस अबाउट इंडियाज रोल इन बैलेंस ऑफ पावर. वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल पावर सिस्टम. So let's discuss the issue. India's aim to promote a multipolar world order has become a cornerstone of its foreign policy while maintaining balanced relations with global powers. इंडिया का एम रहा है कि वो मल्टी पावर वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करेगा और इसी के बेस पर इंडिया का फॉरेन पॉलिसी रहा है. और मल्टी पावर वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करने के साथ साथ इंडिया ने अदर कंट्रीज के साथ किस तरह से अपने रिलेशंस को बैलेंस किया है, किस तरह से मेंटेन किया है, उससे रिलेटेड इस आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है. इन द करंट जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट इंडिया नेविगेट्स कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद nations like US and Russia, aligning with both in strategic form like Quad and BRICS. करंट जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट में इंडिया ने US एंड रसिया नेशंस के साथ अपने कॉम्प्लेक्स रिलेशंस को किस तरह से बैलेंस किया है और दोनों ही कंट्रीज US एंड रसिया क्वाड एंड ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं. इस तरह से इंडिया अपने आप को दोनों कंट्रीज के साथ बैलेंस करके रखता है और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट किस तरह से करता है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इंडिया रोल इन प्रोमोटिंग अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करने में इंडिया का क्या रोल है, इससे रिलेटेड पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. नंबर 1 स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन डिप्लोमेसी. नंबर 2 डाइवर्सिफाइड ग्लोबल पार्टनरशिप. नंबर 3 बैलेंसिंग एक्ट विद चाइना. नंबर 4 पीस मेकर रोल. नंबर 5 फोकस ऑन इकोनॉमिक टाइज. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन डिप्लोमेसी. India prioritized maintaining strategic autonomy, fostering balanced relations with Russia and US. इंडिया ने ऑलवेज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करने का प्रायोरिटी दिया है और रसिया एंड यूएस के साथ रिलेशंस को बैलेंस किया है. फॉर एग्जांपल इंडियाज क्वाड पार्टिसिपेशन फोकसिंग ऑन इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी एग्जाम्प्लीफाइड दिस बैलेंस व्हाइल प्रिजर्विंग इट्स टाइज विद रसिया. एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, इंडिया ने क्वाड का अपने क्वाड में अपने आप को पार्टिसिपेट किया है सो दैट इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके. और रसिया के साथ भी इंडिया ने अपने टाइज को प्रिजर्व करके रखा हुआ है. नंबर 2 डाइवर्सिफाइड ग्लोबल पार्टनरशिप. इंडिया डाइवर्सिफाइड ग्लोबल पार्टनरशिप टू प्रमोट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर अवॉइडिंग ओवर रिलायंस ऑन एनी वन नेशन. इंडिया ने मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई किया है और वन नेशन पर ओवर रिलायंस को हमेशा इंडिया ने अवॉइड किया है. फॉर एग्जांपल इंडियाज एंगेजमेंट विद क्वाड एंड ब्रिक्स रिफ्लेक्ट इट्स एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन टाइज अक्रॉस कॉम्पिटिंग ग्लोबल अलायंस. इंडिया ने क्वाड एंड ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को जिस तरह से एंगेज किया है, ये शो करता है कि इंडिया का जो ग्लोबल अलायंस के साथ ये टाइज है वो कहीं ना कहीं पोलराइज वर्ल्ड को डिनाई कर सकता है. नंबर 3 बैलेंसिंग एक्ट विद चाइना. इंडिया बैलेंसेस इट्स कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद चाइना व्हाइल कोऑपरेटिंग विद ग्लोबल पावर्स टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन. इंडिया ने चाइना के साथ अपने कॉम्प्लेक्स रिलेशन को भी बैलेंस किया हुआ है और चाइना
को काउंटर करने के लिए इंडिया ने कुछ ग्लोबल पावर्स के साथ भी अपने रिलेशंस को मेंटेन किया हुआ है, बिकॉज चाइना का इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। चाइना को काउंटर करने के लिए भी इंडिया ने कुछ ग्लोबल पावर्स सच एज क्वाड को ज्वाइन किया हुआ है। एक तरफ इंडिया चाइना के साथ अपने कॉम्प्लेक्स रिलेशंस को मेंटेन करना चाहता है और एक तरफ चाइना को काउंटर करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने रिलेशंस को इंडिया मेंटेन करना चाहता है। पीस मेकर रोल, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इंडिया एक पीस मेकर रोल प्ले कर सकता है। इंडिया एम्स टू पोजिशन इटसेल्फ एज अ मीडिएटर इन वेरियस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, एनहांसिंग इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द ग्लोबल स्टेज। वेरियस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में इंडिया अपने आप को एक मीडिएटर के तौर पर पोजिशन करना चाहता है। ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है इस वजह से इन्हांस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, पीएम्स यूक्रेन पीस प्लान डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज एस्पिरेशंस टू मीडिएट इंटरनेशनल डिस्प्यूट विद मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी। एग्जाम्पल के लिए इंडियन पीएम का यूक्रेन पीस प्लान डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में इंडिया मीडिएट करने के लिए एस्पिरेशन रखता है। नंबर 5, फोकस ऑन इकोनॉमिक टाइज। इंडिया ने मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, स्टेब्लिश करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक टाइज पर फोकस किया है। इंडिया इंक्रीज इट्स इकोनॉमिक रिलेशनशिप टू प्रमोट अ बैलेंस्ड ग्लोबल ऑर्डर, स्ट्रेंथनिंग ट्रेड विद बोथ यूएस एंड रसिया। इंडिया ने ग्लोबल ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को इंक्रीज किया है सम स्पेशल कंट्रीज सच एज यूएस एंड रसिया के साथ। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट सैंक्शंस बाय वेस्ट, इंडिया कंटिन्यूज टू इम्पोर्ट रशियन ऑयल while expanding trade with US under initiatives like India-US Trade Policy Forum। वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस के बाद भी इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट को कंटिन्यू रखा और यूएस के साथ इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम के साथ अपने ट्रेड को इंडिया ने एक्सपेंड किया है। इंडिया अप्रोच टू मल्टीपोलरिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रशिया रिलेशंस। इंडिया मल्टीपोलरिटी का अप्रोच रखता है और इस अप्रोच की वजह से रसिया के साथ रिलेशंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। इट मीन्स एक तरफ रसिया चाहता है कि वो ग्लोबल लीडर बने और एक तरफ चाइना चाहता है कि यूएस चाहता है कि वो ग्लोबल लीडर बने। इस अप्रोच की वजह से इंडिया का जो अपना अप्रोच है मल्टीपोलरिटी का, उस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। नंबर 1, हिस्टोरिकल पार्टनरशिप विद रसिया। नंबर 2, मैनेजिंग रशियन अलाइनमेंट विद चाइना। नंबर 3, एनर्जी कोऑपरेशन। नंबर 4, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। नंबर 5, नेविगेटिंग सैंक्शंस एंड ग्लोबल प्रेशर। हिस्टोरिकल पार्टनरशिप विद रशिया। India's long-standing economic and defense partnership with Russia remains central to its foreign policy. इकोनॉमिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप जो इंडिया के रशिया के साथ रहे हैं वो लॉन्ग स्टैंडिंग रहे हैं और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का रशिया को लेकर जो सेंट्रल आइडिया रहा है वो लॉन्ग स्टैंडिंग इकोनॉमिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया S-400 मिसाइल deal reflect commitment to maintaining its defense ties with Russia despite international pressure। इंडिया ने S-400 मिसाइल डील किया है रशिया के साथ। ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया रशिया के साथ अपने डिफेंस टाइज को मेंटेन करना चाहता है डिस्पाइट इंटरनेशनल प्रेशर। नंबर 2, मैनेजिंग रशिया अलाइनमेंट विद चाइना। बिकॉज रशिया का चाइना की तरफ अलाइनमेंट हो रहा है, उसको भी इंडिया मैनेज कर रहा है। इंडिया केयरफुली हैंडल रशियाज ग्रोइंग टाइज विद चाइना, बैलेंसिंग इट्स ओन सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इंडिया जिस तरह से चाइना का टाइज रशिया का टाइज चाइना की तरफ ग्रो हो रहा है, इसको केयरफुली तरीके से हैंडल कर रहा है और अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को भी इंडिया बैलेंस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ब्रिक्स अलाउ इट टू एंगेज डिप्लोमेटिकली विद बोथ चाइना एंड रशिया व्हाइल प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, इंडिया ने ब्रिक्स में अपने आप को पार्टिसिपेट किया है और ब्रिक्स में पार्टिसिपेशन के बाद इंडिया चाइना और रशिया के साथ अपने डिप्लोमेटिकली अपने आप को एंगेज कर सकता है और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। एनर्जी कोऑपरेशन। इंडिया मेंटेन स्ट्रॉन्ग एनर्जी कोऑपरेशन विद रशिया टू सिक्योर इट्स एनर्जी नीड्स अमिडस्ट वेरियस ग्लोबल चैलेंज। वेरियस ग्लोबल चैलेंज के बीच इंडिया ने रशिया के साथ अपने स्ट्रॉन्ग एनर्जी कोऑपरेशन को मेंटेन किया हुआ है सो दैट इंडिया अपने एनर्जी नीड्स को सिक्योर कर सके।
For example, India's purchase of discounted Russian oil continues despite Western criticism highlighting India's energy security priority. इंडिया ने कंटिन्यू रशियन ऑयल को डिस्काउंटेड प्राइस पर इंपोर्ट किया है डिस्पाइट वेस्टर्न सैंक्शंस एंड क्रिटिसिज्म। ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करता है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, बोथ कंट्रीज रेगुलरली कंडक्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्ट्रेंथनिंग डिफेंस कोऑपरेशन। इंडिया और रशिया ने डिफेंस कोऑपरेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखा है। फॉर एग्जाम्पल द इंदिरा military exercise which showcase the strategic depth of India-Russia defense cooperation. इंद्र मिलिट्री एक्सरसाइज रशिया और इंडिया के बीच ये एक स्ट्रेटेजिकली डेप्थ को शो करने के लिए एक डिफेंस कोऑपरेशन था, मिलिट्री एक्सरसाइज था। नेविगेटिंग सैंक्शंस एंड ग्लोबल प्रेशर, इंडिया फेस प्रेशर फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज टू इट्स क्लोज टाइज विद रशिया रिक्वायरिंग केयरफुल डिप्लोमेटिक नेविगेशन। बिकॉज इंडिया का टाइज रशिया के साथ काफ़ी क्लोज है, इसकी वजह से कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया ने प्रेशर फील किया है कुछ वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से। फॉर एग्जांपल, डिस्पाइट सैंक्शंस ऑन रशिया फ्रॉम वेस्ट, इंडिया कंटिन्यूज इट्स डिफेंस कोलैबोरेशन व्हाइल मैनेजिंग वेस्टर्न एक्सपेक्टेशंस। रशिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ने वेरियस टाइप के सैंक्शंस इम्पोज किए, बट इंडिया ने कंटिन्यू रशिया के साथ अपने डिफेंस कोलैबोरेशन को कंटिन्यू रखा। इंडियाज अप्रोच टू मल्टीपोलरिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूएस रिलेशंस, इंडिया का मल्टीपोलरिटी अप्रोच की वजह से इंडिया और यूएस रिलेशंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। नंबर 1, स्ट्रेंथनिंग इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन। दोनों कंट्रीज इट मीन्स इंडिया एंड यूएस इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन को स्ट्रेंथ कर रहे हैं अभी भी। डिफेंस कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजिकल एंड साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन अभी भी हो रहे हैं। ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ अभी भी राइज हो रहे हैं। क्लाइमेट एंड एनर्जी कोऑपरेशन से रिलेटेड दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। Strengthening Indo-Pacific cooperation. India's participation in Indo-Pacific Economic Framework and in Quad highlight its growing cooperation with the US in countering Chinese influence. चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इंडिया ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और क्वाड को ज्वाइन किया है। इससे शो होता है कि इंडिया और यूएस के बीच कोऑपरेशन ग्रो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यूएस एंड इंडिया कंडक्टेड मालाबार नवल एक्सरसाइज टू एनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए इंडिया और यूएस ने मालाबार नवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया था। डिफेंस कोलैबोरेशन, इंडिया डिफेंस टाइज विद यूएस आर डीपनिंग विद इंक्रीजिंग आर्म्स ट्रेड एंड वेरियस जॉइंट इनिशिएटिव्स। इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस टाइज डीपनिंग हो रहे हैं और आर्म ट्रेड्स इंक्रीज हुए हैं। वेरियस जॉइंट इनिशिएटिव्स दोनों कंट्रीज के बीच में कंडक्ट किए गए हैं। For example, India's purchase of C-130J aircraft and Apache helicopter show the strengthening defense partnership. इंडिया ने यूएस से C-130 एयरक्राफ्ट एंड अपाची हेलीकॉप्टर परचेज किए हैं। इससे शो होता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में डिफेंस पार्टनरशिप काफ़ी स्ट्रेंथ हो रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एंड साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन, दोनों कंट्रीज के बीच में टेक्नोलॉजिकल एंड साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन हुए हैं। इंडिया एंड द यूएस कोलैबोरेट ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड इनोवेशन। दोनों कंट्रीज के बीच में स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड इनोवेशन से रिलेटेड कोलैबोरेशन हुए हैं। फॉर एग्जांपल, द इंडिया यूएस साइबर डायलॉग एनहांस कोऑपरेशन इन कॉम्बैटिंग साइबर थ्रेट एंड आल्सो फास्टरिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को फोस्टर करने के लिए, साइबर थ्रेट से कॉम्बैट करने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में साइबर डायलॉग एनहांस कोऑपरेशन डील किया गया है। Number 4, trade and economic growth. Both countries are strengthening economic relations through investment and trade, supporting mutual growth. इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के थ्रू दोनों कंट्रीज अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को स्ट्रेंथ करने और म्यूचुअल ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, द यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम हैज अनाउंस्ड बायलैटरल ट्रेड फोकसिंग ऑन फार्मास्यूटिकल्स, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज सेक्टर। बायलैटरल ट्रेड को एनहांस करने के लिए यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम यहाँ पर दोनों कंट्रीज ने इस्टेब्लिश किया है और इस फोरम के अकॉर्डिंग फार्मास्यूटिकल्स, टेक्नोलॉजी एंड सर्विस सेक्टर को फोकस किया जा सकता है। क्लाइमेट एंड एनर्जी कोऑपरेशन, इंडिया एंड द यूएस आर प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज बोथ पार्टनर्ड ऑन क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स।
इंडिया और यूएस दोनों कंट्रीज ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया है और क्लीन एनर्जी क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स के थ्रू दोनों कंट्रीज ने अपने आप को पार्टनर यानी एक दूसरे का इन्होंने कोलैबोरेट किया है। फॉर एग्जांपल, द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप फोकस ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए यूएस और इंडिया ने यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप स्टेब्लिश किया है। What is genetically modified crops? In this article, we will discuss about GM crops, pros and cons. This article is very important for UPSC syllabus, such as for prelims, for mains. What is genetic modification? GM. Genetic modification क्या होता है? Genetic modification is a technology which involves inserting DNA into a host organism's genome. जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक टेक्नोलॉजी है जिसमें होस्ट ऑर्गेनिम्स के जीनोम के अंदर एक डीएनए इन्वॉल्व किया जाता है। प्लांट जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व इंसर्टिंग अ स्पेसिफिक स्ट्रेच ऑफ डीएनए इनटू द प्लांट्स जीनोम टू कॉन्फर इट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज मेकिंग इट विद हर्बिसाइड टॉलरेंस एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस। प्लांट जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंदर किसी अदर प्लांट के जीनोम के साथ किसी अदर प्लांट का डीएनए इंसर्ट किया जाता है सो दैट न्यू प्लांट के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर रेज किए जा सके, सच एज उस प्लांट को हर्बिसाइड टॉलरेंस और इंसेक्ट रेजिस्टेंस बनाया जा सके। मोस्ट वाइडली ग्रोन जीएम क्रॉप्स वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड के अंदर मोस्ट वाइडली ग्रोन जीएम क्रॉप्स कौन कौन सा है? कॉटन, सोयाबीन, मैच एंड कैनोला। टॉप 5 जीएम ग्रोइंग कंट्रीज, टॉप 5 कंट्रीज जो जीएम ग्रोइंग करते हैं: यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंडिया एंड कनाडा आर टुगेदर अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ एरिया ऑफ द जीएम कल्टीवेशन। पूरे वर्ल्ड के अंदर ओवरऑल जितना जीएम कल्टीवेशन होता है 90% जीएम कल्टीवेशन एरिया यूएसए, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना, इंडिया एंड कनाडा के अंदर है। इनमें जीएम कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा इन कंट्रीज के अंदर होता है। GM crops were first introduced in US in 1994, known as flavor saver tomato, with the objective to slow its ripening process, delaying softening and rotting. फर्स्ट टाइम GM क्रॉपिंग 1994 में USA के अंदर किया गया था, विच वॉज नोन एज फ्लेवर सेवर टमाटो। टमाटो का यहाँ पर GM क्रॉपिंग किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव राइपनिंग प्रोसेस को स्लो करना, सॉफ्टनिंग एंड रोटिंग प्रोसेस को डिले करना था। Before this, genetic modification was already used to produce insulin, vaccines, and various other drugs on a large scale. 1994 के पहले जेनेटिक मॉडिफिकेशन इंसुलिन, वैक्सीन्स या फिर अदर ड्रग्स में किया जाता रहा है, बट क्रॉपिंग के अंदर फर्स्ट टाइम जेनेटिक मॉडिफिकेशन 1994 में किया गया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जीएम क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू सर्टेन प्लांट वायरसेस, सर्टेन प्लांट वायरसेस से प्लांट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराना। प्रोवाइडिंग टॉलरेंस ऑफ हर्बिसाइड्स यूज टू कंट्रोल वीड्स, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड्स का जो यूज किया जाता है उससे टॉलरेंस प्रोवाइड करना। रिड्यूसिंग द नीड टू टिल द सॉइल टू कंट्रोल वीड्स, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए ट्रेडिशनल क्रॉपिंग का सॉइल टिलिंग किया जा सकता था, उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर जियो क्रॉपिंग स्टार्ट किया गया। Reducing dependence on pesticides, herbicides as the toxins produced by the GM crops such as BT toxins are used to kill the pest. पेस्ट को किल करने के लिए जो पेस्टिसाइड्स से हर्बिसाइड्स का यूज फार्मर्स किया करते थे, अब जीएम क्रॉपिंग्स के थ्रू इन पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स से रिलेटेड जो केमिकल्स हैं उस क्रॉपिंग या प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं जो कि पेस्ट को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। व्हाट इज बीटी जीन? बीटी जीन क्या होता है? बीटी मीन्स बैसिलस थ्रैंगिनिस इज अ बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस टू इम्पोर्टेंट प्रोटीन। बीटी एक बैक्टीरियम में जो 2 टाइप के प्रोटीन्स को यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। नंबर 1 साइटोलाइटिक, नंबर 2
crystal toxins which are toxic to a specific group of insects such as flies, beetles, caterpillars, mosquitoes. साइटोलाइटिक एंड क्रिस्टल टॉक्सिन्स, ये टॉक्सिन्स हैं जो कि स्पेशल ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स के लिए हार्मफुल है, सच एज फ्लाइट्स के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, बीटल्स के लिए हार्मफुल है, कैटरपिलर्स एंड मॉस्किटोज के लिए हार्मफुल केमिकल्स हैं जो कि बीटी बैक्टीरियम के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। स्पेशली ये प्रोटीन है। द जीन प्रोड्यूसिंग these toxins are engineered into plant crops so that they too have the ability to produce them. जीन के अंदर इन टॉक्सिन्स को इंजीनियर्ड किया जाता है और प्लांट के अंदर जब ये टॉक्सिन्स इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं तो इसकी वजह से फ्लाइज, बीटल्स, कैटरपिलर्स एंड मॉस्किटोज से प्लांट को प्रोटेक्शन मिल सकती है। फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन। व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप? जीएम क्रॉप्स के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं? नंबर 1, बेटर देन कॉन्वेंशनल ब्रीडिंग, कॉन्वेंशनल ब्रीडिंग के कंपेयर में बेटर है। नंबर 2, वायरस रेजिस्टेंस। नंबर 3, ड्रॉट रेजिस्टेंस प्लांट, पेस्ट रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड टॉलरेंस, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, इनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। बेटर देन कॉन्वेंशनल ब्रीडिंग, GM is one of the best methods to develop pest resistance crops such as BT crops. पेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए GM क्रॉपिंग एक बेस्ट मेथड हो सकता है सच एज BT क्रॉप्स। वायरस रेजिस्टेंस, वायरस रेजिस्टेंट ट्रेट कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू वल्नरेबल प्लांट्स इफ दे हैव लैक नेचुरल रेजिस्टेंस। वल्नरेबल प्लांट्स के अंदर वायरस रेजिस्टेंट ट्रेट इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं इफ इस तरह के प्लांट के अंदर अगर नेचुरल रेजिस्टेंस नहीं है तो इन प्लांट के अंदर वायरस रेजिस्टेंट ट्रेट इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं। नंबर 3, ड्रॉट रेजिस्टेंस प्लांट, प्लांट कैन बी मॉडिफाइड टू टॉलरेंस टू ड्रॉट, हेंस इट कैन सेव ग्राउंड वाटर। कुछ प्लांट ऐसे मॉडिफाई किए जा सकते हैं जो कि ड्रॉट टॉलरेंस हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ग्राउंड वाटर को सेव किया जा सकता है। पेस्ट रेजिस्टेंस, द BT genes are toxin to many pests. It reduces the need for externally applied chemicals. BT जीन्स जो होता है वो मैनी पेस्ट के लिए टॉक्सिक होता है, इस वजह से एक्सटर्नली अप्लाइड केमिकल्स की नीड रिड्यूस होती है। दिस ऑल्सो रिड्यूस द नीड फॉर इन्वायरमेंटली डैमेजिंग पेस्टिसाइड्स एंड इंक्रीज yield, सेव फार्मर्स मनी एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। BT जीन की वजह से इन्वायरमेंटली डैमेजिंग पेस्टिसाइड्स की नीड को रिड्यूस किया सकता है, yield को इंक्रीज किया जा सकता है, फार्मर्स की मनी को सेव किया जा सकता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है। Herbicide tolerance, GM crops are engineered to be resistant to herbicides that can be used to control various weeds. वेरियस वीड्स को कंट्रोल करने के लिए फार्मर हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं। GM क्रॉपिंग जो होता है इसके अंदर जो प्लांट होते हैं उन्हें हर्बिसाइड रेजिस्टेंट के साथ इंजीनियर किया जाता है। इट रिड्यूस सॉइल इरोजन बिकॉज प्लोइंग एंड टिलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दीज क्रॉप्स। GM क्रॉपिंग के लिए सॉइल का टिलिंग या प्लोइंग नहीं करना पड़ता है, इसकी वजह से सॉइल इरोजन को रिड्यूस किया जा सकता है। दिस ऑल्सो रिड्यूस सॉइल वाटर एंड एयर पोल्यूशन। GM क्रॉपिंग के थ्रू सॉइल वाटर एंड एयर पोल्यूशन को भी रिड्यूस किया जा सकता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, GM क्रॉप्स प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सच एज नो टिल फार्मिंग विच कीप द कार्बन विद इन द सॉइल रेदर देन इन द एटमॉस्फेयर। GM क्रॉपिंग के थ्रू सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जा सकता है बिकॉज GM क्रॉपिंग के अंदर फार्मिंग को टिलिंग करने की कोई नीड नहीं होती है। फार्मिंग को टिलिंग अगर नहीं किया जाएगा तो सॉइल के अंदर कार्बन को मेंटेन करके रखा जा सकता है। अगर टिलिंग किया जाता है तो ये कार्बन एटमॉस्फेयर के अंदर रीच कर सकता है। एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू, टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड क्रॉप्स कैन बी मॉडिफाइड जेनेटिकली। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज करने के लिए फूड क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जा सकता है। दिस कैन बी बेनिफिशियल टू हेल्थ एंड इंक्रीज फूड सिक्योरिटी अराउंड द वर्ल्ड। जेनेटिकली अगर फूड क्रॉप्स को मॉडिफाई किया जाता है स्पेशली न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे हो सकते हैं इसके। वर्ल्ड के अंदर जिस तरह से फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज हो रही है, इस इनसिक्योरिटी को भी डील किया जा सकता है।
व्हाट आर डिसएडवांटेज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स? जीएम क्रॉपिंग का क्या क्या डिसएडवांटेज है? इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, हेल्थ पर इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? इम्पैक्ट ऑन हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप, हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स के ऊपर इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? इम्पैक्ट ऑन पेस्ट रेजिस्टेंस पर क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन क्रॉप वेराइटीज में जो जेनेटिक डाइवर्सिटीज है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वीड्स, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स पर से क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? इफेक्ट ऑन हनी बीज एंड अदर पोलिनेटर्स, हनी बी और अदर पोलिनेटर्स पर इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, horizontal gene transfer of herbicides, pesticides, or antibiotic resistance to other organisms would put not only human at risk but also causing the spread of various diseases in plant and animals. अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड जीन ट्रांसफर किए जाएंगे, इसकी वजह से सिर्फ ह्यूमन के लिए रिस्क नहीं है बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर वेरियस टाइप के डिसीज इसके थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं। नंबर इम्पैक्ट ऑफ herbicides tolerant crop, overuse of herbicide in fields may allow weeds to develop resistance to them। फील्ड के अंदर अगर हर्बिसाइड्स का ओवर यूज किया जाएगा तो इसके थ्रू वीड्स के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्लाइफोसाइड हैज बीन यूज्ड एज ए herbicide in the US since 1974 and its widespread usage has resulted in glyphosate resistant weeds। यूएसए के अंदर 1974 से ग्लाइफोसेट का एज ए हर्बिसाइड यूज किया जाता रहा है और वाइड स्प्रेड यूज की वजह से वहाँ पर ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट वीड्स स्प्रेड हो रहे हैं। इम्पैक्ट ऑन पेस्ट रेजिस्टेंस, पेस्ट में गेन पेस्ट रेजिस्टेंट ट्रेट्स सच एज बीटी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द जीएम क्रॉप व्हिच कैन डेंजरस टू द एफिशिएंसी ऑफ दीज क्रॉप्स। पेस्ट के अंदर भी पेस्ट रेजिस्टेंट ट्रेट्स इंक्रीज हो सकते हैं सच एज बीटी टॉक्सिन्स जीएम क्रॉपिंग के द्वारा जो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इनके प्रोड्यूस होने की वजह से पेस्ट के अंदर पेस्ट रेजिस्टेंट ट्रेड इंक्रीज हो सकते हैं और बीटी जीएम क्रॉप्स के लिए कहीं ना कहीं उसकी एफिशिएंसी को डेंजर कर सकता है। इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन क्रॉप वैरायटी, जीएम क्रॉप्स रिड्यूसिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ नेबरिंग क्रॉप्स एंड वीड्स। जीएम क्रॉपिंग नेबरिंग क्रॉप एंड वीड्स की जेनेटिक डाइवर्सिटी को रिड्यूस कर सकता है। Herbicide resistant weeds, weeds may also crossbreed with herbicide tolerant crops, can produce herbicide tolerant weed which is more worrisome। weeds herbicide tolerant crop के साथ क्रॉस ब्रीडिंग कर सकता है और इसकी वजह से herbicide tolerant weeds प्रोड्यूस हो सकते हैं जो कि मोर वरिशम हो सकता है। इफेक्ट ऑन हनी बीज एंड अदर पोलिनेटर्स, देयर इज अ वर्ल्ड वाइड ग्रोइंग कंसर्न दैट जीएम क्रॉप्स में एंडेंजर द हनी बी पॉपुलेशन एंड अदर पोलिनेटर्स। जीएम क्रॉपिंग की वजह से वर्ल्ड वाइड कंसर्न रेज हो रहे हैं बिकॉज जीएम क्रॉपिंग हनी बीज पॉपुलेशन एंड अदर पोलिनेटर्स को एंडेंजर करते हैं। स्टेटस ऑफ जीएम क्रॉपिंग इन इंडिया, इंडिया में जीएम क्रॉपिंग का क्या स्टेटस है? नंबर 1, बीटी कॉटन, इंडिया कॉमर्शलाइज्ड बीटी कॉटन इन 2002 which resulted in a significant improvement in cotton production, export and textile industry। इंडिया ने 2002 में बीटी कॉटन के कॉमर्शलाइजेशन को परमिशन दिया। इसके परमिशन के बाद कॉटन का प्रोडक्शन काफ़ी इम्प्रूव हुआ, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा इससे प्रॉफिट हुआ। इट वॉज क्रिएटेड टू कॉम्बैट द वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ बॉलवर्म, बॉलवर्म का वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन हो रहा था कॉटन प्लांट्स के अंदर, उससे कॉम्बैट करने के लिए बीटी कॉटन को लाना पड़ा। कॉटन इज ओनली अप्रूव्ड जीएम क्रॉप्स फॉर कॉमर्शियल कल्टिवेशन इन 2002। नंबर 2, बीटल ब्रिंजल, Betel brinjal was approved for commercial cultivation by GEAC in 2009, but it was put on a 10-year moratorium due to recommendation from brinjal growing states and public outrage। betel brinjal को कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए 2009 में अप्रूवल दिया गया और उसके बाद ओनली 10 ईयर के लिए इसको अलाउड किया गया, उसके बाद इसको स्टॉप कर दिया गया बिकॉज कुछ पब्लिक आउटरीच शो हो रहे थे और ब्रिंजल ग्रोइंग स्टेट्स की रिकमेंडेशन के बाद इसको स्टॉप करना पड़ा। जीएम मस्टर्ड, कॉमर्शियली कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्डिंग जीएम मस्टर्ड इन इंडिया हैज नॉट बिगन येट। जीएम मस्टर्ड
के कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए भी डिमांड चल रही है, बट अभी तक इसको। व्हाट इज इंडिया सुसाइड स्टैटिस्टिक्स? इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस रीजंस ऑफ सुसाइड बाय डिफेंस पर्सनल। Why in use? According to National Crimes Record Bureau (NCRB) data, the national suicide rate stood at 12.4 per lakh, while it has been reduced to 9.87 per lakh in 2024। NCRB के एक डाटा के अकॉर्डिंग कंट्री में सुसाइड रेट 12.4 पर लाख रहा है और 2024 में रिड्यूस हुआ है 9.87 तक ये रिड्यूस हुआ है। Proactive measures launched by the Central Industrial Security Force (CISF) led to a 40% decline in the rates of death by suicide। डिफेंस पर्सनल का सुसाइड रेट स्पेशली CISF ने अपना यहाँ पर डाटा दिया है। CISF के जो सुसाइड रेट है वो 40% तक रिड्यूस हुआ है। Suicide is a significant public health concern in India। NCRB statistics show a consistent concerning rise in suicide rates from 9.9 per lakh population in 2017 to 12.4 per lakh population in 2022। 2017 में 9.9 पर लाख यहाँ पर सुसाइड रेट था इंडिया के अंदर। 2022 में ये सुसाइड रेट 12.4% पर लाख तक इंक्रीज हुआ। 2022 में ओवरऑल सुसाइड्स जो किए गए थे 1,71,000 पीपल ने सुसाइड किया था। डाटा रिलेटेड टू सुसाइड रेट अमंग डिफेंस पर्सनल। डिफेंस पर्सनल ने कितने पीपल्स ने यहाँ पर कितने पर्सनल ने यहाँ पर सुसाइड किया उससे रिलेटेड ये डाटा है। 730 सुसाइड्स वर रिपोर्टेड इन CAPF, NSG एंड AR इन लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स में CAPF, NSG एंड AR के द्वारा यहाँ पर 730 सुसाइड पीपल ने सुसाइड किया। 2020 में 144, 21 में 157, 22 में 138, 23 में 157, 2024 में 134 पर्सनल ने यहाँ पर सुसाइड किया। ऑल इंडिया सुसाइड रेट्स रोज फ्रॉम 9.9 पर लाख पॉपुलेशन इन 2017 टू 12.4 पर लाख इन 2022 एज पर NCRB रिपोर्ट। NCRB की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2017 में जहाँ पर सुसाइड रेट 9.9 पर लाख पॉपुलेशन था, 2022 में 12.4 पर लाख तक ये हो गया। CISF में कितने लोगों ने यहाँ पर सुसाइड किया उससे रिलेटेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन? डिफेंस के अंदर कौन कौन से मेजर्स टेकिंग किए गए हैं सो दैट सुसाइड केसेस को प्रिवेंट किया सके। इन पर्सनलाइज्ड एंगेजमेंट कमांडिंग ऑफिसर्स रेगुलरली विजिट ड्यूटी पोस्ट। कमांडिंग ऑफिसर्स ने रेगुलरली ड्यूटी पोस्ट पर विजिट करना स्टार्ट कर दिया है और पर्सनल के डिस्ट्रेस को एड्रेस करने के लिए उनके साथ कम्युनिकेशंस किए गए। CISF ऑल्सो ब्रॉट इन एन ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल। CISF ने ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल स्टार्ट किए हैं और ग्रीवेंस का टाइमली मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मेंटल हेल्थ सपोर्ट थ्रू 24/7 टेली काउंसलिंग एंड पर्सनल काउंसलिंग। 24/7 मेंटल हेल्थ सपोर्ट पर्सनल को प्रोवाइड किया जाता है, टेली काउंसलिंग पर्सनल काउंसलिंग उनका किया जाता है। व्हाट आर रीजंस सुसाइड अमंग पर्सन्स? पर्सन्स के सुसाइड करने का क्या रीज़न है? पुअर इमोशनल सपोर्ट ओइंग टू न्यूक्लियर फैमिलीज। न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से इमोशनल सपोर्ट वेरी पुअर है। मैरिटल डिसएग्रीमेंट्स एंड अफेयर्स। मैरिटल डिसएग्रीमेंट अफेयर की वजह से भी सुसाइड रेट इंक्रीज हो रहे हैं। फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ अनप्लेजेंट इन्फॉर्मेशन ड्यू टू स्मार्टफोन एक्सेस। स्मार्टफोन की वजह से अनप्लेजेंट इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन फास्टर हुआ है, इस वजह से भी सुसाइड रेट इंक्रीज हो रहे हैं। ग्रेटर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम फैमिली। फैमिली का ग्रेटर एक्सपेक्टेशंस की वजह से सुसाइड हो सकते हैं। फाइनेंशियल कंसर्न भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्रिटिकल इलनेस इंक्लूडिंग कैंसर्स, स्किन डिसीज एंड HIV की वजह से भी लोग सुसाइड कर सकते हैं। सॉलिट्यूड एंड इनएबिलिटी टू शेयर एंड वेंट आउट। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को शेयर ना करने की एबिलिटी भी सुसाइड केस में इंक्रीज कर रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।